संविधान का जो पहला मूल्य है लोकतंत्र, उसको स्थापित करने का बिल्कुल भी प्रयास नहीं किया है, बल्कि उसके उलट गुंडे मवालियों को, साधु संतों को, आतंकवादियों को और रसूखदार पैसे वालों को जो है संसद में, विधानमंडलों में जगह दी गई है। उनको टिकट बच्चे को जो है, जो अभी अबोध है और उसको प्यास लगी है और उसको पानी पीने का पूरा अधिकार है, नैसर्गिक अधिकार है, पूरा नेचुरल अधिकार है, और उसको पानी पीने पर उसकी हत्या कर दी जाती है। किसी व्यक्ति को मूंछ रखना उसका निजी मामला है, जैसे अभी बोल रहे हैं कि निजी बयान है, ऐसे ही उसका निजी मामला है, उस पर जो है लोगों को आपत्ति हो जाती है। तो ये कौन सा देश है, कौन सा राष्ट्र है, और कैसी इसमें राष्ट्रभक्ति, देशभक्ति और राष्ट्रीय भावना है, और कैसा वो हिंदू धर्म है जिसके अंदर जरा सी भी, जब तक इस देश के लोग जो हैं सांप्रदायिक दंगे करते हैं, जातिवाद करते हैं, अपने आप को मानव नहीं कहकर जो है या तो किसी धर्म का कहेंगे, किसी जाति का कहेंगे, किसी भाषा का कहेंगे, किसी क्षेत्र का कहेंगे और उस पर गौरव स्थापित करने का प्रयास करते हैं, तब तक जो है वो उन लोगों को समझदार कैसे कहा जाता है। और जब तक कोई समझदार व्यक्ति जो है मतदान करके नहीं आएगा तो एक समझदार प्रधानमंत्री इस देश को कैसे मिल सकता है। तो महामूर्खों के द्वारा मतदान किया गया इस देश में, और महामूर्ख लोगों ने जो है एक महामूर्ख व्यक्ति को जो है अपना प्रधानमंत्री चुना है, जिसके सोच सकते हैं कि जिस संविधान को अभी तक लागू ही नहीं किया गया है, उस संविधान को बदलने की सोच रखने वाले व्यक्ति जो है कितने क्रूरतम हैं, कितने अपराधी किस्म के व्यक्ति हैं, उनको जो है इस देश के किसी भी पद पर जो है यदि हों तो तुरंत उनको जब पदस्थ कर देना चाहिए। संविधान जो है उसके भीतर लिखे गए इस देश के लोगों के लिए वो तमाम अधिकार हैं, तमाम सुरक्षा के मापदंड हैं, वो सब तमाम भावनाएं हैं जो इस देश के लोगों के दिलों में बसती है। नमस्कार, आप देख रहे हैं एनबी न्यूज 24x7 नीलम बोध के साथ। साथियों, आपने कई गाने सुने होंगे और खासकर वो गाने बहुजन समाज के लोगों के द्वारा गाए गए। जी हाँ, मैं बात करूं खासकर उस गाने की जिस गाने में अक्सर कहा जाता है कि गीता से चलता है ना चलता कुरान से, गीता से चलता है ना चलता कुरान से, देश तो चलता है बाबा साहब के संविधान से। लेकिन साथियों, आज उसी संविधान पर कहीं ना कहीं संकट के बादल मंडराए हुए हैं। वही संविधान जो आज इस देश के लोगों को स्वतंत्र रूप से रहने की आज़ादी देता है, एक चपरासी से लेकर एक राष्ट्रपति बनने का अधिकार देता है, और इस देश के प्रत्येक व्यक्ति को अपनी अभिव्यक्ति की आज़ादी देता है, अपने अनुसार किसी भी धर्म को मानने की आज़ादी देता है। लेकिन हम देख रहे हैं कि संविधान को बदलने की बातें लगातार पहले भी उठती रही हैं, लेकिन मुद्दा तब ज़्यादा गरमाया और जब ज़्यादा गंभीर हुआ जब देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के आर्थिक सलाहकार परिषद के अध्यक्ष विवेक देवराय ने जब ये स्टेटमेंट दिया। स्टेटमेंट साथियों ऐसी वैसी नहीं, बल्कि उन्होंने एक आर्टिकल लिखा है इंग्लिश न्यूज़पेपर में, और उस आर्टिकल में साफ साफ उन्होंने कहा कि जिस तरह से देश में नया संसद बन गया है, उसी तरह से देश में नया संविधान बनना चाहिए और समय समय पर पुरानी चीज़ों को बदल कर नई चीज़ों का निर्माण कर देना चाहिए। साथियों, यह कोई छोटा मोटा आर्टिकल नहीं है। जब लिखित रूप में आज इस तरह की मांग उठ रही है, तो इसी विषय पर आज चर्चा करने के लिए मेरे साथ में एडवोकेट जय भीम प्रकाश जी रहेंगे। उन्हीं से जानना चाहूंगी कि संवैधानिक तौर पर इस स्टेटमेंट को किस तरह से देखते हैं। सर, आपका स्वागत है एनबी न्यूज में। जी, जय भीम, नमो बुद्धाय। सर, जिस तरह से विवेक देवराय की जो आर्टिकल छपा है उसमें खुले तौर पर उन्होंने अब ये कहने का प्रयास किया है या लोगों को बताने का प्रयास किया है, लेकिन विडंबना यह है कि अभी तक सिर्फ बसपा पार्टी को छोड़कर किसी भी पार्टी ने इस पर किसी भी तरह का पलटवार नहीं किया है। तो संवैधानिक रूप से आप किस तरह से देख रहे हैं? देखिए, सबसे पहले तो जो स्टेटमेंट ये विवेक देवराय नाम के व्यक्ति ने दी है, ये इतनी गैर जिम्मेदाराना स्टेटमेंट है कि ऐसा स्टेटमेंट देने के बाद यदि वे किसी भी सरकारी पद पर अभी स्थित हैं तो उन्हें तुरंत ही वहाँ से बर्खास्त कर देना चाहिए, क्योंकि ऐसा व्यक्ति जो जनरल विजडम है, जो सामान्य बुद्धि है, उसका भी प्रयोग नहीं कर पा रहा है, जो ये अंतर नहीं देख पा रहा है कि पुरानी संसद जो है किस लिए बदली गई। वो ईंट पत्थरों की बनी हुई थी। ईंट पत्थरों की जो है मियाद होती है, और हर एक बिल्डिंग की एक मियाद होती है, कुछ टाइम लिमिट होती है, जिसके कारण जो है उसको बदला जाता है। लेकिन जिसे संसद कहते हैं, संसद जो है वो ईंट पत्थरों की इमारत को नहीं कहते हैं। संसद कहते हैं जिसके अंदर जो है लोग बैठकर कानून की व्यवस्था करते हैं, कानून बनाने का काम करते हैं, इस देश के लोगों के लिए क्या सही है क्या गलत है उसका फैसला करते हैं। तो इस तरह से जो ये विवेक देवराय नाम का व्यक्ति है, जो इसका स्टेटमेंट आया है, जो इसने आर्टिकल लिखा है, उसकी तुलना इसने जो है उस संसद भवन से की है, संविधान की तुलना जो है। और संविधान क्या अब एक किताब है जो पुरानी हो गई है, जिसके पन्ने जो है शायद फट रहे होंगे या ऐसी अवस्था में होंगे, फटने कगार पे होंगे। ऐसा वैसे नहीं है कि वो फटने कगार पे होंगे, उसको काफ़ी अच्छी तरह संरक्षित किया गया है जो मूल प्रति है। लेकिन संविधान जो है वह कागज़ की किताब नहीं है।
संविधान जो है उसके भीतर लिखे गए इस देश के लोगों के लिए वो तमाम अधिकार हैं, तमाम सुरक्षा के मापदंड हैं, वो सब तमाम भावनाएं हैं जो इस देश के लोगों के दिलों में बसती है। इस देश में नाना प्रकार की जाति के लोग रहते हैं, नाना प्रकार के धर्म के लोग रहते हैं, बहुत सारी भाषा और बहुत सारे क्षेत्र बने हुए हैं इस देश में जो है, जिसमें कि भिन्न भिन्न तरह के लोग जो है रहते हैं और सबकी अपनी अपनी भावनाएं हैं। उन सभी की भावनाओं को एक रूपता प्रदान करते हुए, उन सबका सम्मान करते हुए एक ऐसा संविधान तैयार किया गया था जिसमें किसी का भी अपमान नहीं था, किसी को भी कुछ घाटा नहीं था, बल्कि सबको एक सम्मान की ज़िंदगी यह संविधान दे रहा था। और सबसे बड़ी बात तो यह है नीलम जी कि जो संविधान के मूल्य हैं अभी तक जो है उनकी स्थापना इस देश में नहीं हो पाई है। आप एक एक मूल्य की आप जो है उसका अवलोकन करके देख लीजिए। लोकतंत्र उसका जो है सबसे बड़ा मूल्य है संविधान का। तो क्या लोकतंत्र की स्थापना इस देश में हो गई है? मैं तो बिल्कुल नहीं मानता कि लोकतंत्र की स्थापना हो गई है। हाँ, कुछ एक मामलों में ज़रूर देखा गया है कि कहाँ यदा-कदा जो है कभी जनता ने जो है ऐसे लोगों को चुन लिया हो जो बिल्कुल डाउन ट्रोडन हों, ज़मीनी स्तर से आए हों, गरीब हों। लेकिन अक्सर जो है आज हम ये देखते हैं कि संसद में जाने वाले लोग, विधानसभाओं, विधानमंडलों में जाने वाले लोग, वे बहुत रसूख वाले होते हैं, पैसे वाले होते हैं या फिर गुंडे मवाली होते हैं, क्रिमिनल टाइप होते हैं। लेकिन आज एक सामान्य व्यक्ति जो ईमानदार है, जो देशभक्त है, जो जिसके अंदर राष्ट्रभक्ति जो है कूट-कूट कर भरी है, जो देश का भला करना चाहता है, लेकिन वो गरीब है, बहुत ही सीधा-साधा किस्म का व्यक्ति है। क्या हम आज जो है उस लोकतंत्र की कल्पना कर सकते हैं, जिस लोकतंत्र का मूल्य जो है इस संविधान में जो है स्थापित करने का प्रयास किया गया कि वह व्यक्ति भी जो है जो इस देश की सेवा करना चाहता है, बिल्कुल सच्चाई और ईमानदारी से, क्या वह आज इस देश की विधानसभा, संसद, विधानमंडलों में जाने का मादा रखता है? क्या वो जा सकता है? तो लोकतंत्र जो है, जो कि पहला मूल्य है इस संविधान का, वो आज तक स्थापित नहीं किया जा सका है इस देश की अब तक की बनी हुई सरकारों ने, जिसमें कि वर्तमान की जो सरकार है, बीजेपी की सरकार है, जो कि 2 बार लगातार पूर्ण बहुमत से आई है, उसने भी अभी तक जो है संविधान का जो पहला मूल्य है लोकतंत्र, उसको स्थापित करने का बिल्कुल भी प्रयास नहीं किया है, बल्कि उसके उलट गुंडे मवालियों को, साधु संतों को, आतंकवादियों को और रसूखदार पैसे वालों को जो है संसद में, विधानमंडलों में जगह दी गई है, उनको टिकटें दी गई हैं। उन्होंने कभी भी जो है उस लोकतांत्रिक मूल्य की इस देश में स्थापना करने का बिल्कुल भी प्रयास नहीं किया गया है। दूसरा जो संविधान का बहुत ही महत्वपूर्ण जो नैतिक मूल्य है, वो है धर्मनिरपेक्षता। क्या कभी इस देश की सरकारों ने जो धर्मनिरपेक्षता का जो मूल्य है उसको पूरी तरह से लागू करने का प्रयास किया है, लागू किया है? आज तक क्या वो लागू हो पाया है? तो नीलम जी, यहाँ पर भी आज तक जो है तमाम सरकारें हैं, चाहे वो नेहरू जी की सरकार हो, चाहे उनके बाद जो बनी सरकारें हों, जो गठबंधन की सरकारें हों, चाहे वो फुल फ्लैज में पूर्ण बहुमत के साथ में आई हुई ये नरेंद्र मोदी की 2 बार के कार्यकाल की सरकार हो, तो नीलम जी आज तक जो है इस देश की सरकारें धर्मनिरपेक्षता का जो नैतिक मूल्य है वो इस देश में स्थापित नहीं कर पाई हैं। उसके उलट जो है हमने सांप्रदायिक दंगे जो है इस देश में देखे हैं। तो भारत के संविधान में सांप्रदायिक दंगे नहीं लिखे हैं, बल्कि धर्मनिरपेक्षता लिखी है। धर्मनिरपेक्षता का मतलब ये होता है कि कोई भी सरकार जो इस देश की सत्ता में स्थापित होती है, वह किसी भी धर्म के साथ चुपक कर नहीं रहेगी। लेकिन हम ये देख रहे हैं कि पिछले 2 कार्यकाल वाली सरकार जो कि फुल फ्लैज है, जो कि पूर्ण बहुमती सरकार है, वह सरकार जो है लगातार जो है हिंदू राष्ट्र बनाने की मांग करती रही है और वह लगातार जो है हिंदू धर्म को बढ़ावा देने का काम करती रही है, जो कि उस संविधान की मूल मर्यादा के बिल्कुल विपरीत है और बिल्कुल खिलाफ है। तो इस तरह से नीलम जी, अगर हम देखें कि जो उसके और भी जो मूल्य हैं संविधान के, न्याय है, बंधुता है, समानता है, स्वतंत्रता है, क्या आज तक इस देश में न्याय स्थापित हो पाया है? आज भी जो इस देश का मूल नागरिक है, जिसको हम नागरिक कहें, जिसको सबसे ज़्यादा न्याय की ज़रूरत है, आज उसको जो है सबसे ज़्यादा अन्याय का सामना करना पड़ रहा है। उसको कभी भी न्याय नहीं मिलता है, चाहे वो कोर्ट कचहरी के माध्यम से हो, चाहे वह देश की प्रशासनिक व्यवस्था हो, कहीं पर भी उसके लिए न्याय नहीं है। इसी प्रकार से समानता की बात करें तो आज भी हमें जो है जातीय आधार पर जो है भेदभाव देखने को मिलता है। आज भी जो है इंद्र मेघवाल की हत्या केवल इस कारण से होती है कि वह पानी के घड़े में से पानी पीने का प्रयास करता है। आज भी जितेंद्र मेघवाल की हत्या इसलिए होती है कि वह मूछें रखने का प्रयास करता है। आज भी इस देश में घोड़ी पर चढ़कर बारात लेकर जाने पर हत्या कर दी जाती है।
तो इस तरह से नीलम जी हम देख सकते हैं कि ना तो समानता आज तक स्थापित हुई है, ना स्वतंत्रता इस देश के लोगों को है, क्योंकि आज भी जो है पूरा देश जो है बेरोजगारी, भुखमरी की मार झेल रहा है। और ऐसे में जो है जब देश की अधिसंख्यक जनता जो है गरीबी की रेखा के नीचे जीवन यापन कर रही हो और केवल आंकड़ों में यह दिखाया जाता हो कि देश की जो है इतनी जनता जो है गरीबी रेखा से ऊपर आ गई हो और वहाँ रियलिटी नाम की कोई चीज़ ना हो, तो हम ये सोच सकते हैं कि जिस संविधान को अभी तक लागू ही नहीं किया गया है, उस संविधान को बदलने की सोच रखने वाले व्यक्ति जो है कितने क्रूरतम हैं, कितने अपराधी किस्म के व्यक्ति हैं। उनको जो है इस देश के किसी भी पद पर जो है यदि हों तो तुरंत उनको जब पदस्थ कर देना चाहिए, उनको वहाँ से हटा देना चाहिए। सर इतना ही नहीं, एक बात और यहाँ पर निकल कर आ रही है, जिस तरह से अगर मैंने राजनीतिक पार्टियों की बात करी, कोई भी इस पर किसी की तरह की प्रतिक्रिया नहीं दे रहा है, सिर्फ बसपा को छोड़कर। और जिस तरह से संसद में 131 सांसद बैठे हैं जो कि रिजर्व सीटों से जीत के आते हैं, जो कि संविधान में उनको प्रावधान मिला है, वो भी इस चीज़ को लेकर चुप्पी साधे बैठे। तो सर क्या लगता है कि भविष्य में अगर ये संविधान बदला जाता है या इस तरह की जो मंशा है सरकार की, क्योंकि इस तरह के जो घटनाक्रम होते हैं वो अनजाने में नहीं होते बल्कि जानबूझकर कराए जाते हैं, तो क्या लगता है कि जो लोग बहुजन समाज से आकर आज सांसद विधायक बनते हैं, क्या वो भविष्य में बन पाएंगे? देखिए नीलम जी, जिन पार्टियों की आप बात कर रहे हैं कि बसपा को छोड़कर जो है इसके खिलाफ किसी ने आवाज़ नहीं उठाई है, तो क्या जब नई संसद का निर्माण हुआ उसमें राष्ट्रपति को नहीं बुलाया गया और सेंगोल की स्थापना कर दी गई, लोकतांत्रिक मूल्यों की अवहेलना करते हुए राजतंत्र का उसमें जो है स्वप्न लोगों ने देखा जो है, तो क्या बसपा ने उसके खिलाफ आवाज़ उठाई थी? क्या बसपा ने खाली आवाज़ उठाने का काम किया है या कुछ जो सर प्रोटेस्ट भी किए हैं उन्होंने। नीलम जी, प्रोटेस्ट अगर किए हैं और प्रोटेस्ट का रिजल्ट जो है कोई सकारात्मक नहीं आया है, तो मैं ये समझता हूँ कि वह प्रोटेस्ट जो है बेकार है, दिखावा मात्र है। और यदि सेंगोल की स्थापना हुई और इस देश की जनता जिसने इस देश के भीतर जो है लोकतंत्र को देखा, महसूस किया, उसका जो अच्छा जो युग था उसको देखा है, तो अगर उसके सुख को देखा है उस लोकतंत्र के जो है, तो सेंगोल की स्थापना होते ही इस देश की जनता को सड़कों पे आ जाना चाहिए था। उसमें कोई जाति की बात नहीं थी, कोई धर्म की बात नहीं थी, उसमें केवल और केवल हर एक व्यक्ति की आज़ादी सुनिश्चित किए जाने की बात थी कि सेंगोल जो है राजतंत्र का प्रतीक है और ये जो देश का संविधान है जो कि परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर द्वारा लिखित है, ये लोकतंत्र का प्रतीक है। और जो इस देश की सत्ता है वो लोकतंत्र के माध्यम से इस देश के लोगों में निवास करती है, वास करती है। तो इस तरह से अगर कोई सबसे ज़्यादा अगर इस बात का दोषी है कि देश में जो है नई संसद में उसके उद्घाटन समारोह में राष्ट्रपति को नहीं बुलाया जाता है, उसमें सेंगोल की स्थापना कर दी जाती है, उसमें अब जो है संविधान के खिलाफ बोला जाता है और सरकारी जो महकमे थे उनको जो है निजी महकमों में तब्दील कर दिया जाता है, उनको प्राइवेटाइजेशन किया जाता है। और लेकिन इस देश के जो राजनीतिक दल हैं वो चुप्पी साधे बैठे रहते हैं, तो वे जो है राजनीतिक दल जो है बहुत बड़े पैमाने पर दोषी हैं। लेकिन राजनीति की जो कमजोरी होती है कि वो सिर्फ अपने फ़ायदे के लिए और वोट बैंक के हित में बोलती है, और इस देश में जो है वोट बैंक की राजनीति बहुत होती है। देश भक्ति और राष्ट्र भक्ति जैसी चीज़ें जो हैं वो पार्टियों में देखने को नहीं मिलती है, बल्कि ये देखने को मिलता है कि पार्टियां जो हैं, राजनीतिक दल जो हैं, वो किसी भी कीमत पर जाकर जो है राजनीतिक सत्ता को हासिल करना चाहती हैं, चाहे उसके लिए उन्हें कितना भी घिनौना पाप इस देश के लोगों के खिलाफ क्यों ना करना पड़े। इसी नज़रिए से अगर हम देखें कि अभी मणिपुर की घटना हुई है, नूह में दंगे हुए हैं, ये सब जो हैं देशद्रोही कृत्य हैं, जिसने भी किए हैं, जिसने भी कराए हैं। और ये सबसे आसानी से जो है पहचाना जा सकता है, जाना जा सकता है कि इन दंगों का अगर किसी को फ़ायदा होने वाला है तो वो कौन सा राजनीतिक दल है। तो कुल मिलाकर नीलम जी, इस देश के जो राजनीतिक दल हैं वो सबसे, मैं ये समझता हूँ दुनिया में शायद सबसे दुष्ट किस्म के जो राजनीतिक दल हैं, जिनके भीतर जो है इस देश के लोगों के लिए कोई मूल्य है ही नहीं, कोई उनके लिए जो है कीमत है ही नहीं लोगों की, जो है उनके लिए सिर्फ एक ही चीज़ की कीमत है, वो है सत्ता। तो बहन जी ने ट्वीट करके बोला है, बहुत अच्छी बात है, स्वागत योग्य है उनका जो है यह है। लेकिन उनको जो है अपनी पार्टी के प्रत्येक कार्यकर्ता को, पदाधिकारियों को जो निर्देश दे देने चाहिए कि वे जो है अब ज़मीन पर उतरकर, सड़कों पर उतरकर जो है प्रदर्शन करें। और जब तक कि ये स्टेटमेंट जो है विवेक देवराव है वापस ना ले लें और मोदी जी जो है स्पेसिफिक स्टेटमेंट ना दे दें, तो तब तक जो है वहाँ से जो है उन्हें नहीं हटना चाहिए। सर अक्सर देखा गया है जब देश के प्रधानमंत्री या अन्य जो भी बड़े बड़े नेता हैं, जब इनके सहयोगी या इनके नज़दीकी लोग इस तरह की स्टेटमेंट देते हैं तो वही नेता ये कहकर पल्ला झाड़ लेते हैं कि ये इनकी निजी स्टेटमेंट है, हमारा इससे लेना देना नहीं है। तो इस पर क्या कहना सर आपका? देखिए नीलम जी, अगर संघ प्रमुख मोहन भागवत जी
कोई स्टेटमेंट देते हैं तो वो भी उनकी निजी स्टेटमेंट होती है, और संघ से जो है मोदी जी ये कह सकते हैं कि उनका कोई लेना नहीं है। लेकिन पूरी दुनिया जानती है कि संघ का और बीजेपी का आपस में जो है क्या रिश्ता है। इसी प्रकार से कोई भी व्यक्ति जो है जो संघ से जुड़ा हुआ है, जो नरेंद्र मोदी से जुड़ा हुआ है, जो सरकार में किसी पद पर स्थित है या रह चुका है, तो उसका जो है कोई भी कथन जो है निजी नहीं रह जाता, वह ऑफिशियली होता है। ऑफिशियली का मतलब ये नहीं है कि आप जो है राजपत्र पर लिखकर उसको जो है गैजेट में पब्लिश कराएंगे तब वो ऑफिशियल होगा। ऑफिशियल इन द सेंस कि जिस बयान का इस देश के लोगों पर प्रभाव पड़ता हो, जिस बयान को इस देश के लोग जो है संज्ञान में लेते हों, जिस बयान को इस देश के लोग जो है उस पर चिंतन मनन करने लगते हों, तो वह बयान जो है आपका निजी बयान हो ही नहीं सकता है। और अगर मोदी जी को जो है निजी बातों का और ऑफिशियल बातों का इतना ही ख्याल होता तो उन्हें ये ख्याल रखना चाहिए कि वो जो है इस देश के प्रधानमंत्री हैं और उन्हें खाली जो है राम मंदिर में जाकर ही मत्था नहीं टेकना चाहिए। और जिस प्रकार से जो है राम मंदिर का निर्णय जो सुप्रीम कोर्ट से आया, उन्होंने जितना हर्षोल्लास से उसका स्वागत किया, अब ज्ञानवापी मस्जिद पर जो है वो मांग कर रहे हैं और हमेशा हिंदुत्व की वो जो है बातों को ऊपर रखते हैं। और जो मुसलमानों के खिलाफ जो है जहर उगलते खुद भी दिखाई दे जाते हैं, संकेत में, डायरेक्ट जहर नहीं उगलते हैं लेकिन संकेत में जो है वो बातों ही बातों में जो है मुस्लिम वर्ग के खिलाफ जो है और दलितों के खिलाफ जो है वो हमेशा जो है जहर उगलते दिखाई दे जाते हैं। तो इस तरह से जो है उनको इस बात का जो है तब भी ख्याल रखना चाहिए कि क्या निजी है और क्या ऑफिशियल है। सर इतना ही नहीं, इस बार तो प्रधानमंत्री जी ने लाल किले से 15 अगस्त को साफ साफ ये भी संदेश दे दिया लोगों को कि अगली बार भी मैं ही झंडा लहराऊंगा। जी बिल्कुल ठीक कहा है उन्होंने। जो है ऐसा उनको पता है कि इस देश के लोग जो है मूर्ख हैं और महामूर्ख लोगों के देश के जो प्रधानमंत्री हैं, और प्रधानमंत्री जी जो हैं उन लोगों को जो है पढ़ा नहीं रहे हैं, शिक्षित नहीं कर रहे हैं कि वो लोग जो शिक्षित हो जाएं और वो अपनी मूर्खता को त्याग दें, क्योंकि वो जानते हैं कि वो जब तक प्रधानमंत्री हैं जब तक कि ये इस देश के लोग जो है मूर्ख और महामूर्ख बने रह सकते हैं। जब तक इस देश के लोग जो हैं सांप्रदायिक दंगे करते हैं, जातिवाद करते हैं, अपने आप को मानव नहीं कहकर जो है या तो किसी धर्म का कहेंगे, किसी जाति का कहेंगे, किसी भाषा का कहेंगे, किसी क्षेत्र का कहेंगे और उस पर गौरव स्थापित करने का प्रयास करते हैं, तब तक जो है वो उन लोगों को समझदार कैसे कहा जाता है। और जब तक कोई समझदार व्यक्ति जो है मतदान करके नहीं आएगा तो एक समझदार प्रधानमंत्री इस देश को कैसे मिल सकता है। तो महामूर्खों के द्वारा मतदान किया गया इस देश में और महामूर्ख लोगों ने जो है एक महामूर्ख व्यक्ति को जो है अपना प्रधानमंत्री चुना है, जिसके कारण जो है आज देश में हालात ये बन गए हैं, गाय को तो पूजा जाता है और इंसानों को पीटा जाता है, इंसानों की हत्या की जाती है, इंसानों को पानी पीने से वंचित रखा जाता है, इंसानों को घोड़ी पर चढ़ने से वंचित रखा जाता है, इंसानों को जो है मूछ रखने से वंचित किया जाता है। तो आज जो है ये सब तमाम हरकतें जो ओछी हरकतें हैं, जो कि अगर कोई सामान्य व्यक्ति, सामान्य बुद्धि वाला व्यक्ति उसके सामने अगर ये बातें चली जाएं तो वो उन लोगों को महामूर्खी तो कहेगा कि किसी भी बच्चे को जो है जो अभी अबोध है और उसको प्यास लगी है और उसको पानी पीने का पूरा अधिकार है, नैसर्गिक अधिकार है, पूरा नेचुरल अधिकार है, और उसको पानी पीने पर उसकी हत्या कर दी जाती है। किसी व्यक्ति को मूछ रखना उसका निजी मामला है, जैसे अभी बोल रहे हैं कि निजी बयान है, ऐसे उसका निजी मामला है, उस पर जो है लोगों को आपत्ति हो जाती है। तो ये कौन सा देश है, कौन सा राष्ट्र है और कैसी इसमें राष्ट्रभक्ति, देशभक्ति और राष्ट्रीय भावना है, और कैसा वो हिंदू धर्म है जिसके अंदर जरा सी भी सभ्यता नहीं है, नैतिकता नहीं है, और उस धर्म के मूल्यों को इस देश के प्रधानमंत्री अपनी टीम के साथ मिलकर इस देश में स्थापित करने का प्रयास कर रहे हैं, इस देश को हिंदू राष्ट्र बनाने का प्रयास कर रहे हैं। ऐसे लोगों को मैं मूर्ख ना तो क्या कहूँ मैं। सर इस तरह की स्टेटमेंट लगातार पहले भी तमाम हिंदू संगठन के नेता या संत, साधु संत कहते रहे हैं और बहुत सारे तमाम लोग भी कहते रहे हैं कि भारत का संविधान बदल देना चाहिए, क्योंकि ये डॉक्टर अंबेडकर के द्वारा लिखा गया और जिसका जीता जागता उदाहरण कहीं ना कहीं वो जातिवाद बताते हैं। और अभी जिस तरह से मोदी जी के जो आर्थिक सलाहकार हैं जो कि बहुत ही घनिष्ठ है, कहीं ये नहीं लगता आपको कि इस तरह का जो लिखित रूप में जो उनका बयान आया, आर्टिकल छपा है, देश के लोगों की जांच कर रहे हैं कि लोग इस पर किस तरह की प्रतिक्रिया देंगे? देखिए, आर्थिक सलाहकार जो है कोई मामूली पद नहीं है, और एक इंटेलिजेंट व्यक्ति से, किसी इंटेलिजेंट व्यक्ति को तो ये पद दिया होगा। हालांकि वैसे तो अकल से पैदल हो गए हैं अब जो है इस बयान के बाद जो है, लेकिन उस अकल से पैदल व्यक्ति की आज इस देश में इमेज है, क्योंकि वो एक ऑफिशियल पद पर है, आर्थिक सलाहकार परिषद का अध्यक्ष है। तो ऐसा व्यक्ति जो इतने महत्वपूर्ण पद पर विराजमान हो, क्या लोग उसको तवज्जो नहीं देंगे? अब लोग जो हैं जब किसी सुप्रीम कोर्ट के जज के मुंह से जो है कोई स्टेटमेंट सुनते हैं, कोई बात सुनते हैं, तो क्या लोग उसको तवज्जो देते हैं? अगर कोई सामान्य व्यक्ति कह रहा हो, इवन मैं कह रहा हूँ,
जो ना तो कोई एमएलए है ना कोई एमपी है, चाहे कितनी अच्छी बात कह रहा हूँ, लेकिन इस देश के लोग जो हैं उसको तवज्जो नहीं देंगे, क्योंकि आज जय भीम प्रकाश की कोई इमेज नहीं है, कोई ना एमपी है ना कोई एमएलए है ना कोई पद पर आसीन है। लेकिन वहीं पर जो है चाहे चंद्रशेखर आज़ाद हो, चाहे राजेंद्र पाल गौतम हो, स्वामी प्रसाद मौर्य हो, उनकी बातों को तो लोग तवज्जो देते हैं, चाहे वो कुछ भी ना बोल रहे हों, चाहे वो कोई प्लानिंग ना कर रहे हों, चाहे उनकी बातों में कोई ज़्यादा मतलब दम ना हो, लेकिन उनकी बातों को तवज्जो मिलती है। इसी प्रकार से ये जो आर्थिक परिषद के जो सलाहकार हैं विवेक देबरॉय जी, तो इनकी बात को इस देश के लोग तवज्जो न दें, बल्कि इस बात का उदाहरण दे दे के वो लोगों के बीच जाकर जो है ये बताएंगे, देखो इस देश का जो आर्थिक परिषद है उसका जो सलाहकार का अध्यक्ष, जो सलाहकार है, अध्यक्ष है, वो जो है ये बात कह रहा है, इतना समझदार व्यक्ति बात कह रहा है, तो उसकी बात में कहीं ना कहीं दम है। और सबसे बड़ी बात तो यह है नीलम जी कि जिन लोगों को वो समझाने वाले हैं, हमारे ही लोगों को, वे मूर्ख और महामूर्ख जो कैटेगरी है उससे भी बहुत नीचे हैं। आज तक वो ये समझ ही नहीं पाए हैं कि इस देश में क्या चल रहा है, क्या सही चल रहा है और क्या गलत चल रहा है। जिनको समझाने का काम जो आप जिनकी बात कर रहे हैं, बसपा, असपा और जो राजनीतिक दल हैं, ये उनका काम था ये। लेकिन सर बहुत सारे बहुजन समाज के बुद्धिजीवी लोगों ने तो इसके खिलाफ आवाज उठाई है ना। नीलम जी, आवाज़ उठाई है, उसका इफ़ेक्ट क्या है? इफ़ेक्ट दो तरह से होता है। एक तो संवैधानिक तरीके से, अगर कोई बात जो है ऑफिशियली जारी की गई है और वो लागू की जाने वाली है, तो आप जो सुप्रीम कोर्ट जाइए, सुप्रीम कोर्ट आपको जो है संविधान के माध्यम से, संवैधानिक तरीके से जो है आपको न्याय देने का काम करेगा। हो सकता है कि जिस तरीके से राम मंदिर का जो निर्णय जो आया, उसमें जो है पूरी तरह से जो है संविधान की अवहेलना की गई, संवैधानिक मूल्यों की अवहेलना की गई, और वहाँ पर जो है इस देश के लोग शांत बैठे रहे, चुप रहे, किसी ने कोई आवाज़ नहीं उठाई। इवन जो बहुजन समाज है उसने भी आवाज़ नहीं उठाई। उसने ये भी नहीं सोचा कि ये जो पूरा का पूरा देश जो है बुद्ध का देश है, यहाँ पर जो है जहाँ भी खुदाई होती है वहाँ पर बुद्ध की मूर्तियाँ निकलती हैं, बुद्ध से जुड़े हुए अवशेष निकलते हैं। तो जो ये लोग हैं, इस देश के जो मूल निवासी हैं, ये उनका कर्तव्य था कि जैसे ही राम मंदिर, जो कि संविधान की मर्यादा को ताक पे रखते हुए, संवैधानिक मूल्यों को ताक पे रखते हुए उसको निर्णय दिया गया, जैसे ही इस देश के जितने तमाम सरकारी जो महकमे थे उनका जब निजीकरण किया गया संवैधानिक मर्यादा को ताक पे रखते हुए, तब जो है इस देश के लोगों को सड़क पर उतरकर, तब तक कि वो निर्णय वापस ना लिए जाते, तक जो है सड़क पर उतरकर जो उनको आंदोलन करना चाहिए था। जैसे कि SC/ST एक्ट जो है, जो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा एक निर्णय दिया गया था, और उसको बदलवाने का काम जो है इस देश के बहुजन समाज ने किया था। तो वह एक बहुत महत्वपूर्ण जो है उदाहरण है हमारे लिए, जो है कि किसी भी ऐसी असंवैधानिक बात को जो हमारे खिलाफ है, उसको किस तरीके से हमें जो है सही करवाना है। तो नीलम जी, मैं तो ये समझता हूँ कि खाली बयानबाजी करने से काम नहीं चलने वाला है, कुछ ठोस कदम उठाने पड़ेंगे, तभी कुछ मतलब जो है इस देश में बचा रह सकता है।